पहला शेयर रहेगा एल्केम लैब्स, जो अब तक के उच्चतम स्तर पे पहुंचा है। स्ट्रॉन्ग मूव निचले स्तरों से, इनफैक्ट ये उच्चतम स्तर पे है। लगातार इस स्टॉक में खरीदारी देखने को मिल रही है और जब से लिस्टिंग हुई तब से बहुत तगड़ा मुनाफा इसमें निवेशकों को देता हुआ नजर आया। 3% का स्ट्रॉन्ग रिटर्न आज के फ्लैट मार्केट पे भी इसमें देखने को मिला है। नेक्स्ट स्टॉक जहां पर आज के सत्र में तेजी बनी है वो है जेबीएफ इंडस्ट्रीज। अब 4% ऊपर आ गया है, दिन के उच्चतम स्तर पर ट्रेड कर रहे हैं और अहम एवरेजेस के ऊपर है डेली चार्ट्स पे अगर आप देखें तो। एक स्टॉक रहेगा कैनफिन होम्स, जिसमें निचले स्तरों से कुछ पुल बैक देखने को मिल रहा है और इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन से स्टॉक पलटा है, 3% ऊपर आ चुका है। लेकिन सवाल यह है कि आज तेजी जो है वो इंट्राडे बेसिस पे और बढ़ेगी कि नहीं। और साथ ही साथ आरपीजी लाइफ, इस स्टॉक पे भी आज एक्यूमुलेशन देखने को मिल रहा है, 8% ऊपर है, निचले स्तरों से यहाँ पर पुल बैक देखने को मिल रहा है। नतीजों का इंपैक्ट तो आज स्ट्रॉन्ग है, जिसमें मवाना शुगर, टैलब्रोस ऑटो, जेएमटी ऑटो, मधुकॉन प्रोजेक्ट्स, विमित लैब्स, इन सब में नतीजों का इंपैक्ट है और रिटर्न ब्रैकेट बहुत स्ट्रॉन्ग है। 11% तक की तेजी मवाना शुगर पे है, मधुकॉन प्रोजेक्ट्स 8% ऊपर। ये सभी स्टॉक्स तेज हैं और नतीजों का इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। मेरे साथ प्रदीप हौरचंदानी जी इसमें मौजूद हैं। प्रदीप जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सर, निफ्टी पे क्या मानते हैं, क्या एक्सपायरी तक अब एक ट्रेडिंग रेंज ही बनी रहेगी? हम 8700 नीचे नहीं तोड़ रहे हैं और ऊपर 88-20, 88-30 के ऊपर निकलने में बहुत दिक्कत हो रही है। शुक्रिया, बिल्कुल सही बताया आपने। पिछले 7 सेशन से निफ्टी ये 110 पॉइंट की रेंज में है, 8825 ऑन द हायर साइड और 8715 ऑन द लोअर साइड। तो ये रेंज जिस साइड भी टूटेगी उसी साइड एक डायरेक्शनल मूव बनेगा और मोरलेस ये एक अच्छा कंसोलिडेशन का फेस बन रहा है, क्योंकि दिसंबर के एंड में जो बॉटम बना था उसके बाद एक 10% की क्विक अप मूव आ चुकी थी और उसके बाद एक टाइम वाइज या प्राइस वाइज कंसोलिडेशन जरूरी था। तो ये रेंज बिल्कुल रिलेवेंट है। 8715 के नीचे अगर निफ्टी सस्टेन करता है तो एक ब्रेकडाउन माना जाएगा इस कंसोलिडेशन के फेज में से और उसके बाद करीबन 8550 तक फॉल एक्सटेंड हो सकता है। ऑन द हायर साइड अगर 8825 डिसाइसिवली क्रॉस कर लेता है तो फिर 8970 का एक नेक्स्ट मेजर टारगेट आएगा। राइट, अब कुछ स्टॉक स्पेसिफिक बात करते हैं सर। एक तो जो सबसे ज्यादा गेनिंग स्टॉक्स हैं उनके ऊपर चर्चा करते हैं। मोमेंटम कुछ स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। मवाना शुगर्स बताएं, यहाँ से क्या तेज हो सकता है? 10% तो ऑलरेडी चढ़ चुका है ये शेयर। बिल्कुल, ये कल इसके नतीजे आए थे और उसके बाद एक अच्छी अपमूव देखी गई थी और बेटर चीज़ ये है कि ये पूरे रिजल्ट डाइजेस्ट करने के बाद और कल का हाई इसने आज फिर से काटा है, तो ये एक अच्छा निशानी माना जाना चाहिए। और मेरे हिसाब से इसमें जिस हिसाब से एक बड़े कंसोलिडेशन के फेज के बाद 72 का एक मेजर रेजिस्टेंस क्रॉस हुआ है, इसके हिसाब से और मीडियम टर्म ये 90-95 के टारगेट्स भी दिखा सकता है। तो इन्वेस्टर एज वेल एज ट्रेडर्स के लिए ये होल्ड की एडवाइस रहेगी इसमें। फिलहाल एक शॉर्ट टर्म में 65 का एक मेजर सपोर्ट है, उसी के स्टॉप लॉस से इसमें लॉन्ग पोजीशन होल्ड की जा सकती है, नई पोजीशन भी ली जा सकती है। दो स्टॉक्स देख के बताएं, एक तो फ्यूचर एंटरप्राइजेज है, निचले स्तरों से पुल बैक मिल रहा है फ्यूचर एंटरप्राइजेज में, और दूसरा है आरपीजी लाइफ साइंसेज। बिल्कुल सेम पैटर्न, निचले स्तरों से खरीदारी यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। दोनों में से बेहतर ट्रेड कौन सा है या फिर दोनों को अवॉइड करें? देखिए, फ्यूचर एंटरप्राइज में जो एक कॉर्पोरेट एक्शन हुई थी और उसके बाद ये जो डीमर्जर के बाद ये अपने हाईएस्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है, तो डेफिनेटली चार्ट्स तो पॉजिटिव लग रहे हैं। 34 डीएमए का जो इसका नियरेस्ट सपोर्ट है वो क्लोजर टू 25 के रीजन में आएगा, उसी के स्टॉप लॉस से होल्ड जरूर से किया जा सकता है। ऑन द हायर साइड 31 इसका रिसेंट टॉप है जो कुछ दिनों पहले बना था, वो काटता है तो फिर इसमें और तेजी की गुंजाइश बनेगी और फिर ये 35-37 तक के लेवल्स छू सकता है। तो फिलहाल एक 25 के स्टॉप लॉस से इसमें होल्ड की एडवाइस जरूर रहेगी। आरपीजी लाइफ साइंस अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के रेजिस्टेंस के पास आ चुका है आज की अपमूव के बाद। 34 डीएमए जो इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम करती है वो इसमें 476 के आसपास है, तो ये रेजिस्टेंस क्रॉस होगा फिर इसमें एक फ्रेश अपमूव देखी जाएगी जो इसको 536 तक ले जा सकती है। तो फिलहाल इसमें 476 के रेजिस्टेंस पे ध्यान रखा जाए। एक बार ये डेरिवेटिव स्टॉक भी देख लीजिए, जस्ट डायल, क्योंकि ये दिन के उच्चतम स्तर पे आया, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ 443 के जोन्स पे क्या किया जाए जस्ट डायल में सर? होल्ड की एडवाइस रहेगी क्योंकि काफी ओवरसोल्ड टेरिटरी में था और वहां से पुल बैक इसमें आ रहा है और ये कंटिन्यूअसली डेली चार्ट्स पे हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है। ऑन द हायर साइड लग रहा है कि ये अपने 200 डीएमए को छू सकता है इवेंचुअली, जो 490 पे प्लेस्ड है। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इसको 490 के टारगेट के साथ होल्ड किया जा सकता है। 424 पे इसका इमीडिएट सपोर्ट है, वही इसका एक स्टॉप लॉस लगा के होल्ड किया जा सकता है। एक है जेबीएफ इंडस्ट्रीज, यहाँ पर आज तेजी बनी है, और दूसरा है अवंती फीड्स। अवंती फीड्स में आमतौर पर वॉल्यूम कम होते हैं, लेकिन जब पिकअप होता है तो बहुत स्ट्रांगली वॉल्यूम से खरीदारी हो जाती है। अवंती फीड्स और जेबीएफ इंडस्ट्रीज में कहीं पर पैसा लगा सकते हैं? देखिए, जेबीएफ में 260 के आसपास एक तगड़ा रेजिस्टेंस है जहां पे एक ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन है, 3 बार 260 के लेवल से रिवर्स हुआ है, तो 260 के क्रूशियल रेजिस्टेंस पे नजर रहेगी। वो क्रॉस होता है तो फिर इसमें 310-315 तक की क्लीन अप मूव देखी जा सकती है। अवंती फीड्स में आई थिंक एक इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे मेरे हिसाब से फ्रेश लॉन्ग्स भी इनिशिएट किए जा सकते हैं। एक 34 डीएमए के आसपास
करीबन 8-10 दिन के कंसोलिडेशन के बाद ये इसने अप ट्रेंड रिज्यूम किया है। इनिशियल टारगेट रहेगा इसमें 604 का, और उसके बाद ये 628 630 तक भी जा सकता है। एक बार बजाज फिनसर्व देख लीजिए सर, फिर मैं अपने सहयोगी के पास जाऊंगा फंडामेंटल कॉल लेने। बजाज फिनसर्व दिन के उच्चतम स्तर पे क्या करना चाहिए? देखिए, ऑल इन ऑल ये एनबीएफसी स्पेस में आई थिंक बेस्ट परफॉर्मर रहा है, और फ्रेश इसने रिकॉर्ड हाई भी छुआ था कुछ दिनों पहले, और फिर ये कुछ 7-8 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद आज से फिर से ये अप ट्रेंड रिज्यूम कर रहा है। तो इनिशियल टारगेट रहेगा 3780 का, और उसके बाद ये हायर लेवल्स भी छू सकता है। फॉर द टाइमिंग एक इनिशियल सपोर्ट आ रहा है, वो 3580 के रीजन में आएगा, उसी के स्टॉप लॉस से इसमें होल्ड की एडवाइस रहेगी। चलिए ठीक है, आप फंडामेंटल कॉल का वक्त हो चला है और सुमित मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद है। सुमित बताएं कौन सा शेयर है रडार पर ब्रोकिंग हाउसेस के? शुक्रिया रहित। आज जो कंपनी चुनी गई है वो है IFGL रिफ्रैक्ट्रीज कंपनी। स्टील कंपनियों के लिए रिफ्रैक्ट्री बनाती है, और अगर लास्ट क्वार्टर के नंबर्स देखें तो स्टेबल परफॉर्मेंस आई है सीक्वेंशियल आधार पर भी और YOY बेसिस पर भी। करीब 30% की ग्रोथ कंपनी ने YOY बेसिस पर यहाँ पर दी है, और ना केवल बॉटम लाइन में इजाफा है बल्कि ऑपरेशनल फ्रंट पर भी जो कंपनी के नंबर्स में मिक्स इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखाई पड़ा है। तो एक अच्छे नंबर्स कंपनी के ऑपरेशनल फ्रंट पर भी हैं और नेट प्रॉफिट के लिहाज से भी आते हुए दिखाई पड़े हैं। क्रूशियल ये चीज़ें हैं कि कंपनी के लिए कि कंपनी ने जो पिछले 4 साल में कर्ज है उसके अंदर एक भारी कमी की है। रफली आधे से ज़्यादा कंपनी का कर्ज जो है वो हो चुका है। तो एक स्टीपली कंपनी के इंटरेस्ट कॉस्ट के अंदर फॉल आया है, और ऑलमोस्ट कंपनी अब डेट फ्री स्टेटस की तरफ जाते हुए दिखाई पड़ रही है। कैश के हिसाब से भी देखिए तो करीब कंपनी में 7-7.5 रुपये के आसपास ही कैश ईपीएस है, जो कि मौजूदा सिचुएशन में एक बेहतर कैश ईपीएस इंडिकेशन दे रही है। अहम चीज़ ये भी है कि एक अच्छा डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड है। वैल्यू वाइज भी देखिए तो कंपनी एक स्ट्रॉन्ग वैल्यू यहाँ पे होल्ड करती है। करीब 8 से 9 के मल्टीपल पे शेयर अभी कामकाज कर रहा है, और जिस तरह से कंपनी ने डेट को सिचुएशन को ईज आउट किया है, एक स्ट्रॉन्ग मार्जिन पे कंपनी कामकाज कर रही है। आने वाले समय में भी लग रहा है कंपनी के अच्छे रेवेन्यूज गोइंग फॉरवर्ड देखने को मिल सकते हैं। 230 रुपये के टारगेट्स यहाँ पे कंसेंसस ब्रोकर्स का निकल रहा है, और उसी के आधार पर ही यहाँ पे खरीदारी चलने की राय दी जा रही है। चलिए, तो मौजूदा स्तरों से ऊपर के टारगेट हैं और स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स दे सकता है पोजिशनली, लेकिन आप इसको अपने रडार पर रखें। बेहतर फंडामेंटल पिक है IFGL रिफैक्ट्रीज। बहुत शुक्रिया सुमित मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल 202 के लेवल पे निचले स्तर से कुछ रिकवरी देखने को मिल रही है, और 2% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। मेरे साथ इस समय KRBL की मैनेजमेंट जुड़ी है, आलोक कुमार गुप्ता साहब जुड़े हैं। सबसे पहले नतीजे देख लेते हैं, क्योंकि जो नतीजे आए हैं उसमें सिग्निफिकेंट जंप है यहाँ पर बॉटम लाइन पे। 40 करोड़ से बढ़कर 110.8 करोड़ की बॉटम लाइन, और सेल्स में भी 733 करोड़ से बढ़कर 800 करोड़ की जो सेल्स है वो कंपनी ने क्लॉकिंग की है। अनूप कुमार गुप्ता जी मेरे साथ मौजूद हैं, जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर KRBL के। अनूप जी, बहुत शुक्रिया अपना समय जी बिजनेस को देने के लिए। सबसे पहले तो की हाईलाइट्स बताएं, क्योंकि जो फर्स्ट टेक में देखने में लग रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस बॉटम लाइन फ्रंट पे और EBITDA फ्रंट पे कंपनी ने दर्ज की है। की हाईलाइट्स क्या रहे क्वार्टर 3 नतीजों के? जी देखिए, ये बेटर रियलाइजेशन इन द मार्केट इन द ब्रांडेड सेगमेंट, उसके कारण सेल्स रियलाइजेशन बहुत अच्छी हुई है, जिसके कारण बॉटम लाइन बढ़िया है। और एक्सपोर्ट में भी बहुत अच्छा रियलाइजेशन हुआ है। ब्रांड की एक्सेप्टेबिलिटी इंडियन मार्केट में एज वेल एज फॉरेन मार्केट में बहुत बढ़ गई है। इससे प्राइस रियलाइजेशन काफ़ी अच्छी हुई है, और हमारी इन्वेंट्री कॉस्ट भी काफ़ी लो है, जिसके कारण बॉटम लाइन बेटर हो गई है। राइट। अनूप जी, पर ये जो मार्जिन्स हैं 22% की कैटेगरी में, क्या इसको अभी आप मेंटेन करेंगे अगली कुछ तिमाहियों तक, आपको लगता है? मेरे हिसाब से तो जिस हिसाब से रियलाइजेशंस बेटर हो रही हैं, फोर्थ क्वार्टर विल बी बेटर देन थर्ड क्वार्टर। ओके, गोइंग फॉरवर्ड जैसे आपने कहा कि रियलाइजेशन बेहतर है, और खासतौर से एक्सपोर्ट्स पे अब कंपनी कितना एक्सपेक्ट कर रही है सर? अगर मैं कुछ तिमाहियों का पूछूं, या फिर नेक्स्ट फिस्कल एक्सपोर्ट से कितनी आय एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप सेगमेंट वाइज? नहीं, हमारा जनरली टॉप लाइन का रेशियो 50-50 होता है, तो लगभग इतना ही रहेगा। 50% एक्सपोर्ट, 50% डोमेस्टिक। चलिए, एक्सपोर्ट में ही, क्योंकि सऊदी अरब बहुत बड़ा जो ग्राहक है वो इंडियन कंपनीज का है, तो गोइंग फॉरवर्ड अब कितने, क्या कुछ प्राइस बढ़ोतरी की उम्मीद की जा सकती है एक्सपोर्ट्स में? हाँ, एक्सपोर्ट में भी बेटर होंगे, क्योंकि क्रॉप इस साल थोड़ी कम है, तो क्रॉप की जो इन्वेंट्री लेवल्स है वो बाजार में काफी तेज हो गए हैं। बट वी आर होल्डिंग इन्वेंट्रीज क्वाइट वेरी गुड इन्वेंट्री लेवल्स है हमारे पास, तो हमें तो इतना प्रॉब्लम नहीं है। एंड इन्वेंट्री लेवल काफी लो कॉस्ट पे है, तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी तो बेटर ही होगी। चलिए सर, बहुत शुक्रिया गुप्ता साहब आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और नतीजों में बात करने के लिए। तो स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ रिजल्ट्स क्वार्टर 3 में, और कंपनी का कहना है कि क्वार्टर 4 में भी बेहतर नतीजे एक्सपेक्टेड हैं।
ग्रोथ ट्रेजेक्टरी जो है वो मेंटेन रहेगी और मार्जिन भी कहीं ना कहीं 22% के आसपास जो कंपनी ने क्लॉक इन किए उसी को ही आने वाले समय के लिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 22% के आसपास के मार्जिन जो है KRBL मेंटेन करके चलेगा। फिलहाल 380 के लेवल्स के आसपास ट्रेडिंग हो रही है। KRBL कोहिनूर बहुत स्ट्रांगली परफॉर्मेंस LT फूड जैसे स्टॉक्स में देखने को मिली थी प्रदीप, लेकिन क्या आप ये ऊपरी स्तरों पर कुछ प्रॉफिट बुकिंग को सीरियसली लें या फिर ये स्टॉक्स अभी और तेज हो सकते हैं? देखिए शॉर्ट टर्म में तो मेरे हिसाब से ये दोनों ही स्टॉक में कंसोलिडेशन का फेज देखा जा सकता है, प्रिसाइजली बिकॉज कि आपने जो रीजन बताया एक स्टीप रन अप पिछले 2 से 3 महीने में देखा है जहां पे ऑलरेडी ये स्टॉक 40-50% का रिटर्न दे चुके हैं। तो ये दोनों ही स्टॉक जो स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मर रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन, थोड़ा सा करेक्शन का फेज देखा जा सकता है। एक स्टॉक देखिए Can Fin Homes, क्योंकि ये शो की शुरुआत में मैं ले चुका हूँ, बहुत स्ट्रांगली रिटर्न्स दे रहा है, 5% ज़्यादा की तेज़ी है। ये पुल बैक को कैसे देखते हैं आप? क्या ये दोबारा 2040-2050 के लेवल से अटेम्प्ट करेगा? स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है क्योंकि ये ऑल टाइम हाई इसने 2080 का छुआ था कुछ दिनों पहले और फिर एक ब्रीफ करेक्शन का फेज देखा गया था और ये वापस से आज अप ट्रेंड रिज्यूम कर रहा है। वॉल्यूम्स भी काफ़ी अच्छे हैं, तो इनिशियल टारगेट तो रहेगा 2080 का जो इसका ऑल टाइम हाई है और वो क्रॉस होने के बाद फिर हायर लेवल्स की बात कर सकते हैं, पर एटलीस्ट उतना टारगेट तो लग रहा है। एल्केम लैब्स देख के बताएं सर, नए लेवल्स छू रहा है ये स्टॉक, ये तेज़ी अभी और कितनी बढ़ सकती है? ये स्टॉक काफ़ी अच्छे कंसोलिडेशन के फेज के बाद इसने जो अपना रिकॉर्ड प्रीवियस जो ऑल टाइम हाई था 1856 का उसने रिसेंटली काटा है। मेरे हिसाब से इसमें इवेंचुअली हमको 2000-2050 के टारगेट भी दिख सकते हैं। ऑन द लोअर साइड इमीडिएट सपोर्ट जो रहेगा वो 1860 के आसपास आएगा, उसी के स्टॉप लॉस से होल्ड किया जा सकता है। आपके रडार पर कौन से स्टॉक्स हैं जो आप समझते हैं एक्टिव होंगे मार्केट में अब? एक तो स्टॉक है सतलुज जल विद्युत निगम SJVN, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर रहा है और एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद इसने आज नया 52 वीक हाई बनाया है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से इस लेवल पे लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट की जानी चाहिए। 3380 का स्टॉप लॉस रहेगा और 3850 का टारगेट 3 से 4 के सेशन के पर्सपेक्टिव से दिख सकता है। दूसरा स्टॉक है जो हमने कार्यक्रम में पहले भी डिस्कस किया, अवंती फीड्स। यहाँ पे मेरे को लगता है कि अच्छी पॉसिबिलिटी है कि 625 के अपने जो प्रीवियस टॉप है इसको छू सकता है और उसके बियॉन्ड भी जा सकता है, तो इसको यहाँ पे 585 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट की जा सकती है। चलिए, अवंती फीड्स पे लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह है। और दूसरा है सतलुज जल विद्युत निगम SJVN, जिसमें निचले आज खरीदारी बनी है और ये खरीदारी जो है अभी और बढ़ सकती है। तो ये दोनों स्टॉक्स आप नजर रख के चल सकते हैं, हो सकता है यहाँ पर तेजी बढ़ती हुई नजर आए। आखिरी प्रश्न होगा सर, जो बाजार पर दबाव है उसमें टाटा मोटर्स, सन फार्मा और बिंदु फार्मा जैसी कंपनियां सबसे ज़्यादा टूट रही हैं। कोई स्टॉक अभी आपको लगता है इनमें से और टूटेगा या फिर अब कवरिंग का समय हो गया, बहुत स्ट्रांगली बिकवाली ऑलरेडी हो चुकी है? अगर कवरिंग करनी है तो मेरे हिसाब से टाटा मोटर में एक अच्छा सपोर्ट है 428 का, जो इसका जो डिमोनेटाइजेशन के बाद बॉटम बनी थी 428 की बनी थी, तो ये 428-430 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट ले सकता है। सन फार्मा और अरविंदो और पूरा ही फ्रंटलाइन फार्मा पैक सिप्ला को छोड़ के हम अवॉइड का व्यू देते रहे हैं। अभी भी ये निफ्टी फार्मा इंडेक्स है वो डाउन ट्रेंड में है, तो फार्मा स्टॉक्स को अवॉइड किया जाना चाहिए। बट टाटा मोटर्स में मेरे हिसाब से 428-430 के आसपास एक अच्छी पॉसिबिलिटी है कि ये स्टॉक सपोर्ट ले। चलिए ठीक है, इस हफ्ते का लो है 8754 और बाजार जो है वो अब निचले स्तरों पर है 8778 के स्तर पर। रेंज बाउंड मूवमेंट है, लेकिन प्रेशर साफ तौर पे इस समय मार्केट्स पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। दिन के निचले स्तर पर ट्रेड कर रहे हैं। टाटा मोटर्स 6-7% टूट चुका है, उसका असर है मार्केट्स दिन के निचले स्तर पर।